नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। चुनाव में जब कोई एक रास्ता सीधा मंजिल की तरफ ना जाता हो और ना ही इस बात का इत्मीनान हो कि जीत के मुहाने तक पहुंचने के लिए किस रास्ते को आजमाया जाए, तो वही होता है जो इन दिनों एमपी में हो रहा है। आप तमाम दर्शक जागरूक हैं। आप देख रहे होंगे कि दोनों ही तरफ से चुनाव 3 मोर्चे पर लड़े जा रहे हैं। पहला मोर्चा है सोशल मीडिया का, जो दोनों दलों में सक्रिय है और अपनी अपनी पार्टी के लिए विपक्षी दल की बगावत, गुटी, संघर्ष, वाद विवाद, कलह के कलरफुल वीडियो को इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि देखने वाला कहे कि सुलग रही है पार्टी। दूसरा मोर्चा है बड़े नेताओं के बयानों का। वो डायरेक्ट अटैकिंग शैली में रहता है। इधर से कमलनाथ शिवराज को टारगेट करते हैं, उधर से शिवराज सहित पूरी बीजेपी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को निशाने पर रखती है। मसलन आप देखते और सुनते होंगे शिवराज जी सहित सभी को कि कांग्रेस इन दिनों कपड़ा फाड़ से लेकर टिकट वापसी की पार्टी हो गई है। कमलनाथ कहते हैं शिवराज घोषणा वीर हैं, उनकी पार्टी उनसे किनारा कर रही है, वगैरह वगैरह। तीसरा मोर्चा जो है वो दोनों ही दलों के दिल्ली में बैठे नेताओं का है, जो विधानसभा के साथ लोकसभा का भी ट्रेंड सेट करने की जुगत में है। वहां से एमपी के मन में मोदी के बहाने केंद्र सरकार की योजनाएं, जिनमें भव्य राम मंदिर निर्माण भी जाहिर तौर पर शामिल होता ही है, जो भले ही सरकारी योजना का पार्ट ना हो लेकिन खाते में तो है बीजेपी के। कांग्रेस से राहुल गांधी का ओबीसी प्रेम, जिनमें जातिगत आधार पर जनगणना उनका एक प्रमुख मुद्दा है। तो बात आज इसी विषय की करेंगे कि एमपी के चुनाव किन मुद्दों पर हो रहे हैं। 19 साल की सरकार की क्या एंटी इनकम्बेंसी इतनी नहीं है कि विपक्ष सिर्फ सरकार को घेर कर चुनाव लड़ ले? यही सवाल इनसे कि 19 साल में क्या ऐसे 4-5 काम नहीं कर पाए कि वही जनता के सामने रख दें और उसी की दम पर चुनाव जीत जाएं? क्या सोशल मीडिया में आरोप प्रत्यारोप सिर्फ मजे के लिए होते हैं या उनके भी गहरे प्रभाव होते हैं? और यह भी कि क्या एमपी के चुनाव में राम मंदिर निर्माण भी कोई असर छोड़ पाएगा? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। बीजेपी की इस बात को लेकर तो तारीफ करनी होगी कि वो क्रिकेट के किसी माने हुए स्पिनर की तरह फ्लाइटेड बॉल करके कांग्रेस को उलझा जरूर लेती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा मसला ऐसा नहीं दिख रहा जिस पर चुनाव ट्रेंड कर जाए। तो तय है कि कितने ही पुल पुलिया, फ्लाईओवर, ऊंची अट्टालिकाएं सरकारें बना लें, शहरों में मेट्रो दौड़ा लें, लेकिन चुनाव करीब आते ही मुद्दा विकास की बजाय हिंदुत्व पर शिफ्ट होने लगता है। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इन दिनों भगवा पताकाएं लहराने में जुटी हैं। भोपाल सहित कुछ शहरों में बीजेपी ने होर्डिंग्स लगाए हैं जिसमें लिखा है भव्य राम मंदिर हो रहा बनकर तैयार, फिर इस बार भाजपा सरकार। कांग्रेस जानती है कि भाजपा का सबसे स्ट्रांग होल्ड वाला फील्ड है, लिहाजा काउंटर भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का तुरंत आया। बीजेपी धर्म को राजनीति से जोड़ने का प्रयास करती है। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हर व्यक्ति का मंदिर है। और ये कहें कि हमने ठेका लिया हुआ है राम मंदिर की, हमने राम मंदिर की एजेंसी ली हुई है, ये बीजेपी प्रयास कर रही है। बीजेपी ने बीते कुछ महीनों में कांग्रेस के अंदर और खास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की समारोह पूर्वक पूजा देखी है। कभी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की कथा तो कभी प्रदीप महाराज की। नॉमिनेशन फाइल करने भी कमलनाथ गए तो कई मंदिरों की पूजा करके गए, जिनमें राम मंदिर भी शामिल था। बीजेपी ने फौरन अपनी फायर ब्रांड नेत्री मीनाक्षी लेखी को कल आगे किया और आज तल्ख बयान देने वाले भोपाल से हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा को। बीजेपी का कहना है कि इस देश में राम मंदिर के पोस्टर भी लगेंगे और भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण भी होगा। कमलनाथ कह रहे हैं कि राम मंदिर किसका? तो राम मंदिर उसका जो राम के प्रेमी हैं, राम मंदिर उसका जो राम के हैं, राम विरोधियों का नहीं। कि राम काल्पनिक है और सनातनियों के प्रति क्या क्या बयान आए तो कांग्रेस चुप थी। कमलनाथ जी से इन सब की जरा क्लैरिफिकेशन मांग ले मेरे बिहाफ पे आप, कि आप किसके साथ हैं ये बता दें। आज राम मंदिर अगर देश की जनता उम्मीद लगा के बैठी है कि 22 जनवरी को वो लोगों को समर्पित भी होगा, प्रधानमंत्री जी भी पहुंचेंगे, बाकी लोग भी पहुंचेंगे और भगवान राम वहां पर विराजमान भी होंगे और हम सब पूजा भी कर पाएंगे, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के बाद हुआ है। इसका श्रेय कमलनाथ जी नहीं ले सकते।
दरअसल एमपी का चुनाव परिणामों के आकलन के लिहाज से फंसा हुआ है। कोई भी दल खम ठोक कर यह कहने की हैसियत में नहीं है कि उसकी सरकार बन रही। दिलचस्प बात यह है कि कोई भी ऐसा सिंगल एजेंडा नहीं है जिस पर सवार होकर कोई दल आसानी से चुनावी समर में उतर जाए और पार भी हो जाए। लिहाजा प्रयास दोनों का है कि अपने पसंद के मुद्दों को गरमाए रखा जाए ताकि डोलते रहने वाले वोटर्स को अपने कब्जे में किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। स्वागत है भूपेन जी का। दूसरे मेहमान है राजपाल सिसोदिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विद्वान प्रवक्ता हैं। राजपाल जी का भी स्वागत है। तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं जाहिर तौर पर राजपाल सिसोदिया जी से। सिसोदिया जी, 19 साल की सरकार, आपको तो 5 मुद्दे हाथ में रख के जाना चाहिए कि साहब ये 5 मुद्दे हैं, देखिए इस आधार पर वोट दीजिए, हम 19 साल की सरकार है। भगवान राम की एंट्री भी हो गई अब एमपी के इलेक्शन में। देखिए, निश्चित तौर पर हम चुनाव में जा रहे हैं, हुए कार्य हमारे विकास कार्यों के नाम पर जा रहे हैं और जन कल्याण के जो काम किए हमने हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से उनको लेके जा रहे हैं। गरीब कल्याण के महाअभियान के तहत हमने जो काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बिजली पानी सड़क की बात करें, मेट्रो की बात करें, ये तमाम चीजें हैं। बड़े बड़े भवनों की बात करें, मेडिकल कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी हुई उनकी बात करें, तो ये सब चीजें अपनी जगह। पर इसके साथ साथ में जिस प्रकार से कांग्रेस छद्म हिंदू बनकर और दिखावे के चुनाव के समय के राम भक्त बनकर जिस प्रकार से राम नाम कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर राम नाम हमारे यहाँ पर 2 बार किया जाता है। एक बार आखिरी अंतिम यात्रा होती जब भी राम नाम सत्य की बात की जाती है, और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता राम नाम कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की ये अंतिम बेला चल रही है। ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस के लोग, विशेष करके कमलनाथ जी और ये जो तमाम बड़े नेता है कांग्रेस के, ये जिस प्रकार से राम मंदिर और राम को लेकर बात कर रहे हैं, ये शायद इनका अतीत भूल जाते हैं। अतीत में किस प्रकार से 2019 के पहले जब कोर्ट में केस चल रहा था तो कपिल सिब्बल और उनकी पूरी टीम ने जाकर वहां पर तारीख पे तारीख बढ़ाने का काम किया था। किस प्रकार से राम सेतु के प्रकरण में कोर्ट के अंदर इन्होंने अपनी नेता सोनिया गांधी जी के कहने पर एफिडेविट शपथ पत्र प्रस्तुत करने का काम किया था। राम जी को काल्पनिक बताया था, हनुमान जी नाम के कोई चरित्र हुआ नहीं, और रामायण को और राम कथा को जिस प्रकार से उपन्यास की संज्ञा दी थी, वह अतीत भी इनको याद रखना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि राम मंदिर, ये राम मंदिर पूरे देश के हर नागरिक का, हर सनातनी का है। ठीक है, बहुत वक्त लिया सर, तो मैं भूपेन जी को इनका लेता हूं। पर्याप्त, आपकी मोटी मोटी जितनी बात है वो सब ले ली। भूपेन जी, आप लोग क्यों आप राम विरोधी हो भाई बीजेपी की नजर में, तो क्यों राम नाम जप रहे हो आप लोग? इन्होंने तो नारा दे दिया कि भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, तो अब की बार भाजपा सरकार, एमपी में नहीं बन रहा है हालांकि, लेकिन फिर भी एमपी की सरकार वही राम मंदिर के सहारे बनेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कहती थी कि जो कोर्ट का फैसला उसे मान लेना। कभी ये मटक के क्या कहते थे, आस्था का सवाल है, कोई अदालत नहीं, कोई कुछ नहीं। अब अदालत के आदेश से राम मंदिर बन रहा है, तो ये जो है पूरे देश में डांस कर रहे हैं कि हमने बनाया। अरे आपने तो जमीनों के नाम पर वहां पैसे खाए, आपने मंदिर थोड़ी बनाया। मंदिर तो जनता के पैसे से बन रहा है, उसमें कमलनाथ जी ने भी दान दिया, दिग्विजय सिंह जी ने भी दान दिया, उसमें बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने तो वहां भी घोटाला किया है। इनके जो है चंपत लाल जी को हटाया क्यों गया, ये खुद ही बताएं जरा। ये तो भगवान का भी पैसा सूत गए, चाहे जो है राम मंदिर का मामला हो, चाहे जो है महाकाल का मामला हो, इनके घोटाले, ये तो भगवान की भी जो है पॉकेट से माल निकालने वाले लोग हैं। तो ये जो है ये किस हैसियत से ये बात करते, मुझे बड़ी हैरानी होती। दूसरी, आज मध्य प्रदेश महंगाई से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में। उन 2 करोड़ लोगों के पेट में दाना नहीं जा रहा, वो बाप की जो है पेंशन पर निर्भर है घरों में, उसकी बात नहीं करते। ये जो अस्पतालों में लाखों लोग मरे कोविड के दौरान, और जो अस्पतालों की बर्बादी इन्होंने की है, उसकी ये चर्चा नहीं करते। इनने विकास का काम किया है। ये जो सड़क अभी जाइए आप कोलार रोड पर, इनके विकास के गीत गा रही हैं वो सड़कें। वहां पर गड्ढे में सड़क के सड़क वाशिंगटन की सड़कें देखकर आ जाइए आप। ये जो ढोंगी लोग हैं, ये पाखंड की बात है, वो प्रोपेगेंडा। ठीक है, पाखंड और प्रोपेगेंडा। एक बार कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ गई, तो मैं एक बार दिनेश जी को इनका लेता हूं।
दिनेश जी, किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है? और आपने भी लंबे कई सारे इलेक्शन देखे, मैंने भी देखे हैं। अब आप तो ये बता दीजिए केवल कि करने लगते हैं, वो ये भी करने लगते हैं। आ जाओ भूपेन जी, आ जाता हूँ। कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी, दिनेश जी को इन कर लिया, आऊंगा तुरंत ही। तो दिनेश जी, किन मुद्दों पर इलेक्शन हो रहा है एमपी में? आपने ही बहुत चुनाव देखे, मैंने ही बहुत चुनाव देखे। इतना सुस्त वोटर मेरी समझ से, इससे ज्यादा हाइप तो वर्ल्ड कप की है। आप सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल ठीक कहा प्रवीण जी कि वोटर रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी जो फ्री वीज की बात होती है ना, इतना दोनों राजनीतिक दल दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे पास आ जाओ, हम करते हैं। अब यदि राम आए हैं तो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और हर राजनीतिक दल को अपनी मर्यादा पता होना चाहिए कि उसे चुनावी राजनीति में किसका इस्तेमाल करना है, अपने जन कल्याणकारी कार्यों का इस्तेमाल करना है या धर्म का इस्तेमाल करना है। दोनों को आपको एक अंडरलाइन करना पड़ेगा। देखिए, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं तो स्थानीय, यदि आप जब नगरीय निकाय का चुनाव लड़ते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों पर तो नहीं लड़ते। जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, और ये कोई आज से नहीं ये राम का नाम ले रहे हैं। आप तो जो है 20 साल 30 साल 40 साल पहले पीछे चले जाइए, हर चुनाव में ये मुद्दा आता है। और कुछ कॉन्स्टेंसी होती है जहाँ ये पोलराइजेशन की कोशिश होती है, और ये पोलराइजेशन की कोशिश किसके नाम पर होती है? भगवान श्री राम के नाम पर ही होती है। और भगवान राम का जब आप इस तरह से, पहली बार ऐसा हो रहा है प्रवीण जी कि आप वहाँ पोस्टर लगाए गए एक राजनीतिक दल की ओर से। अभी तक सार्वजनिक तौर पर पोस्टर नहीं लगाए जाते थे, ये राजनीतिक दल अपनी मर्यादा में रह के काम करते थे। ये कहीं ना कहीं उस मर्यादा से भी आगे जा रही है बात, क्योंकि राजनीति में आप करिए ना, फ्री वीज आपने दी है तो फ्री वीज पर भरोसा रखिए ना, फिर फ्री वीज पर से भरोसा क्यों उठ रहा है आपका? आपके इतने लंबा कार्यकाल है, तो इतने कल्याणकारी कार्य आपने किए जो गिनाते रहे, इतनी पंचायतें करते रहे, इतना सब कुछ करते रहे, तो आज राम नाम करने की जरूरत क्यों पड़ गई? राम नाम की जबकि जरूरत क्यों पड़ गई आज? आप जो काम है वो तो हो गया। आप देखिए ना कि जब बन रहा था तो क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने कार्यालय पे भी लगा दिया था भगवान श्री राम का पोस्टर। तो ये भी तो घबराहट है ना कि कांग्रेस क्यों जा रही है उस फील्ड में जहां वो मैंने शुरुआत उसी से करेगी। ये लोग माहिर है इस बात में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार इन कर लेते हैं हम सिसोदिया जी को। सिसोदिया जी, आपके लक्षण, जब मैं आपके कहूं तो मेरा व्यक्तिगत नहीं है, आपकी पार्टी के लक्षण, सियासी लक्षण तभी दिख गए थे जब इंडिया गठबंधन के नाम पे आपने स्टालिन और सनातन और इन सबको इन किया। जब कांग्रेस ने उससे पल्ला झाड़ा कि भाई हम यहां पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में चुनाव लड़ेंगे, तब आपको विकल्प कुछ दिखा नहीं, तो फिर अब राम मंदिर आ गया और कांग्रेस को घेरने का प्रयास शुरू हो गया। सहमत है आप मेरी बात से क्या? देखिए प्रवीण जी, यहाँ ये बात समझना पड़ेगी कि जब इंडिया गठबंधन कांग्रेस उसमें बड़े दल के रूप में होता है, तो उस घमंडिया गठबंधन के कुछ लोग अगर सनातन पे प्रहार करते हैं तो हमें क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्यों चुप रहना चाहिए? हम बोलेंगे बराबर अगर सनातन पे प्रहार होगा तो। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो राम मंदिर 22 जनवरी को लोकार्पित होने वाला उसका भव्य जो है उद्घाटन है, तो उस उद्घाटन में मोदी जी भी जा रहे हैं, निमंत्रण मिला है उनको, और भी सब लोग जाएंगे, मध्य प्रदेश के भी तमाम नेता जाएंगे, तो वो बात भी हो रही है। और आज तो गाँव गाँव में ये बात हो रही है साहब। प्रवीण जी, हम चुनाव प्रचार में है, गांव गांव में लोग ये बात कह रहे हैं, राम मंदिर वाली बात को लेकर इतना उत्साह है मतदाता के अंदर भी। वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा काम एक हुआ है। और क्या कांग्रेस ने कम रोड़े अटकाए? आम आदमी जानता है ये बात कि कांग्रेस ने तो एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए, फिर भूपेन जी की बात जाऊंगा। पिछली बार उन्होंने कम वक्त दिया था, एक सप्लीमेंट्री आपसे लेने का मन मेरा बहुत तेज हो गया। दिनेश जी, एक सप्लीमेंट्री निर्णय है, तो न्यायालय के निर्णय को आने देने में रोकने में कितना प्रयास हुआ भूपेन जी के पार्टी की तरफ से? ठीक है, कपिल सिब्बल जी ने कितना प्रयास। अरे एक जल्दी से एक सप्लीमेंट्री मेरा ले लीजिए सर। दिनेश जी की बात बहुत जरूरी है, नहीं तो स्लिप हो जाएगी। कि जब इतनी सारी आप गांव गांव जाके पंचायत कर रहे थे, सरकारी पैसा पूरा एक तरह से बांट रहे थे, तब राम मंदिर पे भी करते ना भाई, वहां डिस्कस कर देखिए हमने कितनी सारे काम किए, राम मंदिर पे वोट देना। आपको उस समय अब वो मुफ्त की योजनाएं क्यों नहीं लग रही कि हम केवल उसी लाइन पे जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे? ये डर क्यों? मुझसे पूछा है जी, आपसे ही पूछा है। का कोई डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है कि डरने की कोई बात नहीं है। हमने जो काम किया है वो डर नहीं, वो तो अप्रिशिएट हो रहा है। जनता उसको जो है हाथों हाथ ले रही है। आज ही हम एक विधानसभा के सम्मेलन में थे, वहाँ लाडली बहनें आई थी, जनता हाथों हाथ करवाया जब मंच से, तो लाडली बहनों की बड़ी संख्या वहाँ पर थी। ठीक है, जैसी वेशभूषा पहनकर जनता हाथों हाथ ले रही है। अब भूपेन जी को इन कर लेता हूँ। पिछली बार भी कम वक्त दिया था, माफ कीजिए, भूपेन जी को इन करते हैं।
भूपेन जी, 19 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी देख ली आपने। जो दिनेश जी सवाल कर रहे थे उसे पलटा के आपकी तरफ लाता हूं। आप ऐसा क्या 4 मुद्दे पकड़ लिए कि आप मुतमईन हो जाओगे, ये 4 जनता के सामने रख दिए, देखिए फेल सरकार है, और फिर आपको भी फिर बाकी के एजेंडे की तरफ ध्यान ही नहीं देना पड़े। 19 साल में नहीं पकड़ पाए आप 4 मुद्दे। हम तो आज भी अपनी मुद्दों पर चल रहे हैं। ये जो है हमारी जो है बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख का बीमा दे रहे हैं। हम जो है 10 लाख का जो है हर परिवार को जो दुर्घटना बीमा दे रहे हैं। हम हर बच्चे को पढ़ाई के लिए 500 रुपया दे रहे हैं। हम जो है हर महिलाओं को 1500 रुपए दे रहे हैं। ये तो नकल चोर लोग किसकी योजना चुरा रहे हैं? हमारी जो है हिमाचल प्रदेश की योजना चुरा रहे हैं और मटक मटक के कह रहे हैं कि साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इनको हाथों हाथ उठा रही है जनता। देखो, आप डायलॉग बोलने में शर्म भी नहीं आती। अगर हाथों हाथ ऐसे उठाया जाता है कि तुम्हारे जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव हैं, उनके ऊपर तो जूता फेंक ही रहे लोग, और उनके घर में इनको दे जूते कर रहे हैं। ये सब हाथों हाथ ले रहे लोग। देखो आप, ये तो सीन पूरे जो है लोग उसमें है, सार्वजनिक डोमेन में। इस महान हाथों हाथ लेने की विधि जो है, ये पहली बार विश्व को पता चल रही है कि भारत में इस तरह से लोग हाथों हाथ लेते हैं कि दे जूते। ये जो आपकी जो समस्या है, ये इन्हें समझिए, प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं। ये सिवा हुआ करते हैं। एक ने किया हुआ, सारे लोग हुआ करेंगे। तो ये जो हुआ साम्राज्य है, ये जो पाखंडिया गठबंधन है, जो 32 से 36 दलों का, इस पाखंडिया गठबंधन के पास है क्या सिवा हुआ करने? इनने देश में किया क्या सिवा देश की संस्थाएं बेचने के, देश को गरीबी में झोंकने के? 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर है। इन लोगों को उन्होंने गरीब बना दिया, भुखमरा बना दिया। आज जो है 125 देशों में 111वें नंबर पर हम भुखमरी में खड़े हुए हैं। इनने कितना महान काम किया, लोग इन्हें हाथों हाथ उठा रहे हैं और ये जूते मार के हाथों हाथ उठाते हैं। ये तो सब पब्लिक देख रही है ना, और जब ये पब्लिक देख रही है तो उसी तरह से वोट देगी इन्हें हाथों हाथ उठा के, जैसे जो है जूतम बाजार हो रहा है जबलपुर में। ठीक है, आपको थोड़ा अतिरिक्त समय भी दे दिया। हालांकि वो जो जूतम बाजार जो झगड़े का आप जिक्र कर रहे हो कार्यकर्ताओं को था, एक बार दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, इस पूरे मसले में अगर आप देखो, क्या वोटर के मानस में ठीक पेवस्त करा पा रही हैं दोनों पार्टियां कि यदि आप हमारे साथ आए तो आपको मिलेगा क्या, या फिर यदि आप हमें चुनते हो तो हमारी जो कमीज है वो सफेद कैसी है? ये पेवस्त करा पा रही हैं कि दोनों पार्टियां? नहीं, बिल्कुल नहीं करा पा रही। यदि करा पा रही होती तो प्रवीण जी, देखिए, विपक्षी दल जो होता है वो तो एजेंडा जो है या तो एंटी इनकम्बेंसी का एजेंडा बनाता है, या वो जो फ्यूचर में स्कीम जो लाने वाला है, जब वो जिसे घोषणा पत्र कहते हैं, या उसको उसके आधार पर कराता है। लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ ना कि जो विपक्ष की पूरी रणनीति थी वो सत्ता पक्ष ले उड़ा, तो वो उनके ग्राउंड पर खेल रहा है सत्ता पक्ष। तो सत्ता पक्ष का इतना लंबा पीरियड जब होता है तो आपके साथ एंटी इनकम्बेंसी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप उसी के कारण क्या हो रहा है कि भगवान का ही तो सहारा होता है ना। अब सहारा किसका ले हुए आप? आखिर में भगवान का सहारा लोगे तो वो वही हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? यदि उन्होंने, देखिए, उनको तो विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहिए। 15 महीने की उनकी सरकार गई और ये बताना चाहिए। वो तो उसकी बात ही नहीं कर रहे कि इनको चुना था प्रदेश की जनता ने, तो उनको हटा दिया था, तो अब वो जाके अब न्याय मांगे कि उन्होंने उनके साथ गलत हुआ था और आपके लिए जो हम करना चाहते थे नहीं कर पाए। वो तो बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस की। तो जब आप एक कास्ट पर होगा, एक रिलीजन पर होगा, तो फिर क्या होगा इस देश में, इस प्रदेश में? आपको कोई अस्पतालों की बात तो नहीं करेगा, स्कूलों में टीचर नहीं है उसकी बात तो नहीं करेगा, रोड पे टोल टैक्स क्यों लग रहा है इसकी तो कोई बात नहीं करेगा। कोई पूछेगा कि क्यों नहीं लगना चाहिए? ये जो आपने एग्जाम निकाले, कर्मचारी चयन बोर्ड की जो रिजल्ट निकल गए, उनके लोगों को अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, ये कोई बोल रहा है क्या? वो भी तो वोटर है ना। उन सारे लोगों का, नर्सिंग की परीक्षा नहीं हो रही प्रदेश में। तो इन सारी जो विफलताओं को कहीं ना कहीं आप राम के नाम का बर्क लगाकर उसे बड़ा चमकीला बनाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। ठीक बात है। एक बार इन कर लेते हैं हम राजपाल जी को फिर से। राजपाल जी, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो एड्रेस किए जाने चाहिए। आप जो दिनेश जी कह रहे हैं कि भाई आपने पहले इनका एजेंडा कैरी कर लिया, जो इनका कांग्रेस का एजेंडा था, इसमें सिलेंडर भी है, 1500 रुपये देने वाला भी है, इनका एजेंडा कैरी कर लिया और अपनी पिच में अपनी सुविधा से ले आते हुए इन्हें, और ये पलट के आप पे आरोप लगाते रहते हैं, आपके ही आरोप का जवाब देते रहते हैं। राजपाल जी,
कांग्रेस का जो मूल चरित्र है प्रवीण जी, मूल चरित्र ये है कि जब विपक्ष में होते हैं तो ये झूठ का जैसे अभी झूठ का सहारा ले रहे हैं, लगातार झूठ बोल के, जोर से बोल के, और ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये सत्ता में आते हैं, जैसे 15 महीने ये सत्ता में आए कमलनाथ जी, तो फिर ये लूट करते हैं, और उस लूट का नतीजा ये रहा कि कमलनाथ जी के सहयोगी लोगों के यहाँ पर ईडी के छापे पड़े और धनराशि पकड़ी गई। और दोनों स्थिति में, सत्ता में होते हैं या विपक्ष में होते हैं, इनका मेन एजेंडा है फूट डालने का, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये कि कास्ट जो है जनगणना की ये बात कर रहे हैं, ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। ये इनका मेन एजेंडा है कि समाज को डिवाइड करो, फूट डालो, फूट डाल के राज करो। तो ये झूठ, लूट और फिर फूट वाले जो लोग हैं, ये जनता के बीच में बेनकाब हो चुके हैं, और इस बेनकाब करने में हमने बहुत बड़ा एक योगदान भारतीय जनता पार्टी का भी रहा है कि हमने इनके एक एक काले कारनामे जनता के बीच में ले जाकर जो है प्रस्तुत करने का काम किया। इनके तमाम नेता दागी है, बागी है, जमानत पर है। आज इन्होंने जिन लोगों को टिकट दिए हैं, अगर उनका चरित्र भी देखें, अगर मैं खाली उज्जैन जिले की बात करूं तो यहाँ 5 सीट में से 4 स्थानों पे इन्होंने आपराधिक रिकॉर्ड के और सरकार का पैसा खाए हुए लोग, जिनके ऊपर 30-30 करोड़ की रिकवरी चल रही है, उन लोगों को उम्मीदवार बनाया है। उनको उम्मीदवार बनाया है जिनका बेटा जो है बलात्कार जैसे आरोप में आरोपी है, और ये डॉक्टर को चमकाने का काम, उसके फरारी कटाने का काम ठीक है। करने अब वाले जवाब लोग लेते हैं। भूपेन जी बागी हैं, दागी हैं आपके यहाँ। भूपेन जी आपको बेनकाब कर रही है, कर चुकी है बल्कि बकौल सिसोदिया साहब, बीजेपी ने आपको बेनकाब कर दिया है। भूपेन जी ये तो क्या है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ के वाइस चांसलर हैं, और ये वाइस चांसलर लोग जो है, अगर ये किसी दिन सच बोल ले तो इनका पेट दर्द करने लगता है, इन्हें उल्टियां होने लगती हैं। इनके जो है प्रद्युम्न सिंह को किसी अदालत ने सजा दी कि ऐसी घर बैठे सजा हो गई? लाल सिंह आर्य को सजा किसी अदालत ने सुनाई थी कि किसी ने जो है कांग्रेसी ने सुनाई थी? आप इनके कितने उम्मीद लोगों के नाम बताऊं? इनको शर्म भी नहीं आती ऐसा करने में? आज जो है बच्चियों के जो है शादियों के पैसे खा गए, 3-3 हजार फर्जी शादियां करवाने वाले लोग, आप जो है नकली गिलट के जो है उनको आभूषण देने वाले लोग, आप जो है फर्जी जो है टीवी देने वाले लोग, ये लुटेरे जो है ये कहेंगे कि ये जो है जो तड़ीपार लोग कहेंगे कि साहब फलाने का जहाज की जमानत पर है। ये जो तड़ीपारों की पार्टी है, इनको शर्म नहीं आती है बोलने में, लेकिन देश की जनता ये जानती है, आपका चेहरा पहचान चुकी है। इन्हें जो है इजराइल में मजा आ रहा है, लेकिन जो है मणिपुर में जो है लोगों की हिंसा होने पर, उनकी मौतों पर ये खुश हो रहे हैं। ये जो लोग हैं, इन लोगों की जो इनके अंदर इतना विद्वेष भरा हुआ है, इतनी नफरत भरी है, इतना जहर भरा हुआ है। ये बताए ना, अभी उज्जैन की बात कर रहे थे कि महाकाल की जमीनों पे कब्जा कर लिया आपके जिन मंत्रियों ने, उनका नाम लेने में शर्म आती? नाम लीजिए उनका, ये कैसे उनके नाम पर जमीनें हो गई, कैसे उसका डायवर्सन हो गया, कैसे जो है उसको लूट लिया गया, कैसे आपने महाकाल में पैसा लूटा, कैसे आपने जो है छिपरा को जो है पवित्र करने के नाम पर, बांध बनाने के नाम पर करोड़ों रुपया आप खा गए। कैसे आप जो है किसको बताओगे आप? आज जो है सारी सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। आप जाकर उज्जैन का हाल देख लीजिए। ये उज्जैन की बातें कर रहे थे, मां नर्मदा को लूट डाला, खोखला कर दिया आपने। मां नर्मदा को आप जीवंत नदी का दर्जा देने वाले थे। आपको कभी लाज आती सपने में भी? कैसे आपको जो है नींद आती है? कैसे आप सो पाते हो? आप कैसे सो पाते हैं? अगर वक्त रहा तो पूछूंगा। दिनेश जी को इन कर लेता हूँ सर, लूट लेते हो आप। ठीक है, दिनेश जी को इन कर लेता हूँ। दिनेश जी, अभी आप मतलब बीजेपी इस मामले में तो आप भी सहमत होंगे कि बड़ी दक्ष है। वो एक कोई ट्रेंड सेट करती है और फिर अपनी पिच में कांग्रेस को बुलाती है। आप देखिए कि अभी लगातार, खासतौर पर शिवराज जी की अगर आप रणनीति देखें तो वो कपड़ा फाड़ टिकट वापसी, कपड़ा फाड़ टिकट वापसी, फिर इन्हें पलट के वही जवाब देना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ तो ये क्यों हुआ। तो ये अपनी सुविधा से एजेंडा सेट करने में आप लगता है बीजेपी मास्टर है और कांग्रेस को घेर लेती है इस मसले पे? नहीं, प्रवीण जी मास्टर नहीं है, दक्ष नहीं है। वो बेसिकली ये तय नहीं कर पा रही कि उसके पास कौन सा मुद्दा क्लिक करेगा। तो जो भय होता है ना कि चुनाव में किस तरह से जो है मुद्दा सेट होगा, वो सेट नहीं कर पा रहे। उनको डर है कि यदि ये मुद्दा नहीं चला तो फिर उनके पास दूसरा क्या है। क्योंकि आप देखिए, जब से कांग्रेस की सूची आई है तो बहुत सारे जो है हम घटनाक्रम देख रहे हैं एक साथ हुए हैं। आप यदि पोलराइजेशन पॉलिटिक्स देखोगे तो भी आप उस हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उतना लाभ उसमें उनको दिख नहीं रहा था। कास्ट पॉलिटिक्स में भी आप देखिए,
जो दल बदल हो रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत कन्फ्यूजन में है और बहुत डरी हुई है, क्योंकि ये जितने भी घटनाक्रम है कि एक एक सीट का हिसाब हो रहा है कि कहाँ कौन सी सीट कैसे बचाई जा सकती है। कहीं राम बचाएंगे तो कहीं लाडली बहना बचाएगी, तो केवल ये इक्वेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये दक्षता नहीं है। ये से कहते हैं राजनीति में कहीं ना कहीं आप आशंकित हैं और डरे हुए हैं। आप डरे हुए हैं सिसोदिया जी, और बार बार अलग अलग तरह के एजेंडे अप्लाई कर रहे हैं रोज कि कौन सा मुद्दा काम कर जाए, ये आकलन है दिनेश जी का। के लिए काम किया है हमने, गरीब कल्याण के महाअभियान के तहत लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया है, हमने विकास के कार्य किए। मध्य प्रदेश बीमारू मध्य प्रदेश था 2003 में, आज मध्य प्रदेश जो है सर्वांगीण विकास मध्य प्रदेश का करने का हमने काम किया है। इसी विषय को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। पर समय के विषय अगर कांग्रेस के कोई प्रहार आते हैं, कोई प्रश्न आते हैं, तो उसके उत्तर भी हम देने के लिए तैयार है। अगर कांग्रेस किसी प्रकार की कोई बात इस प्रकार से करती है तो फिर कांग्रेस को भी हम घेरना जानते हैं, वो भी हम घेरने का काम कर रहे हैं। पर मूल विषय हमारा जो है वह विकास और गरीब कल्याण है, और गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का जो जीवन स्तर ऊंचा उठाए वो हमारा मूल विषय है, और उसी मूल विषय को लेकर हम जनता के भूपेन जी नहीं डरे हुए हैं लोग। भूपेन जी बीजेपी नहीं डरी हुई है, कह रहे हैं कि भाई आपके पास मतलब इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, इतना सर्वांगीण विकास कर दिया कि आपके पास बताने लायक ही नहीं कि अब आप क्या करोगे, ये तो सब चमन कर चुके हैं ऑलरेडी। जन कल्याण इतना जन कल्याण इन्होंने किया है कि 1 करोड़ आदिवासियों को पोल्ट्री ग्रेड का चावल खिला दिया, जानवरों के खाने वाला चावल। कितने महान जन कल्याण के काम इन्होंने किए। इन्होंने जो है रायसेन के अस्पताल में जो है जानवरों के इंजेक्शन मनुष्यों को लगवा दिए थे। ये तो इतने महान जन कल्याण के काम ये लोग कर रहे हैं, और इनके जन कल्याण से जनता डरी हुई क्यों है? क्यों भाग भाग कर इनके साथ आकर इनसे लिपटती नहीं है, इनको गले नहीं लगाती? क्यों इन पर पत्थर फेंकती है? क्यों इनके आपस में जूते चलते हैं? इसका तो जवाब दीजिए। इतना महान जन कल्याण करने के बाद जनता आपसे छिटक क्यों रही है? आपने तो हर जगह जन कल्याण की वो फैला दी। ये बीमारू करते हैं, ये जो है बिना पढ़े लिखे के हिसाब की बातें करते हैं। बीमारू के राज्य का मतलब है बीमार, इनको ये भी समझ नहीं है। ये जो है राज्यों के पहले अक्षर से बना ये शब्द है बीमारू। बी से बिहार, BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, O से उड़ीसा। ये जो है इनको यही नहीं मालूम कि बीमारू एक ने हुआ करा तो सारे हुआ करने लगे और हिंदुस्तान की जनता को भ्रम में डालने लगे। ठीक है भूपेन जी, मैं जाता दिनेश जी के पास, वक्त इजाजत नहीं देता, माफ कीजिए, यहीं रोकना पड़ेगा आपको माफी के साथ। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसे दिनेश जी ने कहा, आप भी उससे बिल्कुल सहमत होंगे कि ये दिख ही नहीं रहा है अभी तक इलेक्शन में कि इनके पास एजेंडे क्या हैं, किस एजेंडे पर पूरा इलेक्शन ड्राइव होगा। रोज एक नया मुद्दा आ जाता है, रोज उस मुद्दे पे काउंटर आ जाता है। अभी वोटर के दिमाग में कितना असर छोड़ेगा तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि वोटर इतना साइलेंट है कि पता नहीं वो इन्हें पसंद कर रहा है या इन्हें पसंद कर रहा है। सब पता चलेगा 3 तारीख को, तब तक इंतजार करना होगा। आज की चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।